स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 का सेकंड लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें सिंगल जीन में किसी भी तरह का कोई चेंज आ सकता है और वो चेंज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज वी नो कि जो जीन है वो डीएनए या डीएनए जो है दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वो किसी भी ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जा सकते हैं। और जो दूसरे डिसऑर्डर्स है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उनमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है, या तो क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, और मेंडेलियन डिसऑर्डर किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है उसके पैटर्न को ट्रेस करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस को यूज करते हैं। इट मीन्स कि हम एक फैमिली चार्ट ड्रॉ करते हैं जिसमें हम डिफरेंट जनरेशन शो करते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि कौन सी डिजीज कौन सी जनरेशन में कितने पर्सन्स को अफेक्ट कर रही है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली सभी डिसऑर्डर्स के बारे में आइडिया दे दूं। फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें पर्सन के जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अच्छे से नहीं होती। इट मीन्स अगर उसको कोई चोट लग जाए तो वो जल्दी से भरती नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें उसकी बॉडी में सिस्ट बन जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मली जो हमारी आरबीसी है वो बाई कॉन्केव यानी कि डिस्क लाइक शेप की होती हैं, बट इस डिजीज में जो आरबीसी हैं वो रिंकल्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें पर्सन दो कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसके अंदर जो पर्सन है उसका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से वो मेंटली रिटार्डेड रह जाता है। थैलेसीमिया, जिसमें आरबीसी कम बनते हैं, अगेन जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम कैरी होती है और साथ ही साथ जो पर्सन है वो वीक रहता है। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं। सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज हार्डली 1 या 2 डिजीजेज हैं जो वाई लिंक्ड होती हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे बाकी 4 डिसऑर्डर्स की। तो सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कि हमें पेडिग्री एनालिसिस से ये समझना है कि जिस चीज को हम चेक कर रहे हैं वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी आपका डिसऑर्डर है वो सेक्स लिंक्ड है या वो ऑटोसोमल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया जो है दैट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जिसमें अगर फीमेल कैरियर है तो वो मेल प्रोजेनी के अंदर ये डिजीज ट्रांसफर कर सकती है। इट मीन्स इसमें जो मदर है वो फीमेल जो है वो कैरियर होगी, उसको वो डिजीज खुद नहीं है बट वो उस डिजीज को कैरी कर रही है, और जितने भी उसके मेल चाइल्ड होंगे उन सब में वो डिजीज देखी जाएगी। तो यहाँ पर आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, आपको यहाँ पर 2 पेडिग्री एनालिसिस दिखाए हुए हैं। जो पहला पेडिग्री एनालिसिस है वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक मसल्स की डिजीज है जिसमें जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और ये एग्जांपल है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का। और जो दूसरा आपको पेडिग्री एनालिसिस दिखाया हुआ है दैट इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जिसमें मैंने आपको बताया जो आरबीसी हैं उनकी शेप सिकल टाइप हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब जैसे यहाँ पे बच्चों आपको 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो है आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपकी जो जनरेशन है उसके अंदर वो करेक्टर हर बार शो हो रहा है या किसी जनरेशन में स्किप हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप ए डायग्राम में देख सकते हो कि हर एक जनरेशन में 1 या 2 ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आपको 2 डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, तो अगर आप पहले डायग्राम को देखो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो डिसऑर्डर हर एक जनरेशन में विजिबल है या कोई जनरेशन स्किप हो रही है। तो जैसा कि आप ए में देखोगे जो रेड कलर है वो अफेक्टेड यानी कि डिजीज वाले पर्सन को शो कर रहा है, और जहाँ पे ब्लू कलर है इट मीन्स वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो अफेक्टेड थी। आगे इस कपल के 4 बच्चे हुए जिसमें 2 गर्ल्स थी और 2 बॉयज थे, उनमें से आधे बॉयज और आधी गर्ल्स यानी कि एक लड़का और एक लड़की अफेक्टेड है। फिर उसके बाद जो नॉन अफेक्टेड यानी कि जो नॉर्मल लड़का था उसकी नॉर्मल फीमेल से जब शादी हुई तो उसके तीनों बच्चे नॉर्मल हुए।
लेकिन अगर जो लड़की है वो अफेक्टेड थी और उसकी नॉर्मल आदमी से शादी हुई तो उनके आगे जो 3 बच्चे उसमें जो फीमेल थी वो भी अफेक्टेड हुई। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर एक भी अफेक्टेड है और उसको हम चाहे नॉर्मल के साथ भी क्रॉस करवा रहे हैं तो भी हर बार आपको हर जनरेशन में एक ना एक अफेक्टेड मिल रहा है। तो इट मीन्स ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि ये हर जनरेशन में दिख रहा है, इसने कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करी है। लेकिन अगर आप दूसरे में देखो तो यहाँ पे नॉर्मल थे, लेकिन नॉर्मल जो है उन्होंने अफेक्टेड इंडिविजुअल बनाए। तो सबसे पहली पहचान तो आपको यही देखनी है किसी भी डिसऑर्डर में कि वहां पर कोई जनरेशन स्किप हो रही है नहीं हो रही। अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही, हर एक जनरेशन में वो डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर वो एक आधी जनरेशन को स्किप कर रहा है तो इट मीन्स वो रिसेसिव होगा। अब दूसरी चीज आपको ये फाइंड आउट करनी है कि वो ऑटोजोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है। अब दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक। तो इसमें भी आपको जो बात ध्यान रखनी है बच्चों वो ये है कि अगर आपका डिसऑर्डर ऑटोजोमल है यानी कि वो ऑटोजोम्स को अफेक्ट करता है, तो अगर आपको याद हो तो ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 44 ऑटोजोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका मतलब अगर वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है तो 44 के 44 क्रोमोसोम तो मेल में भी है फीमेल में। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर की संभावना है वो मेल और फीमेल दोनों में बराबर रहती है। तो जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हो 4 बच्चे थे, 2 गर्ल 2 बॉय, तो दोनों में से हाफ हाफ यानी कि 50% अफेक्टेड थे। यहाँ भी सेम वही है, 4 बच्चे थे तो दोनों में से हाफ हाफ अफेक्टेड है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अफेक्ट होने की जो संभावना है वो बराबर है। अगर ये ऑटोजोमल ना होकर सेक्स लिंक्ड होता तो सेक्स लिंक्ड में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वो रिसेसिव है तो रिसेसिव डिसऑर्डर जो है उसमें ज़्यादा संभावना ये रहती है कि मेल अफेक्टेड होगा, फीमेल कम अफेक्टेड होती है, क्योंकि मेल के पास एक एक्स होता है लेकिन फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। तो मेल के पास अगर एक एक्स भी जा रहा है तो उसके अफेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट फीमेल के पास 2 एक्स रहते हैं तो एक एक्स उसका रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट। तो डोमिनेंट वाला एक्स उसके रिसेसिव वाले एक्स को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल में डिसऑर्डर कम देखे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी कोई पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए आता है या आपको पेडिग्री चार्ट दिया जाता है और आपको पता लगाना है कि ये कौन सा पेडिग्री है यानी कि कौन से डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसमें कोई जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव है, अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो वो डोमिनेंट है। उसके बाद ये देखने के लिए कि वो ऑटोजोमल है सेक्स लिंक्ड है, आपने ये देखना है कि कितने परसेंटेज में जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड हैं। अगर लड़का और लड़की दोनों बराबर अमाउंट में अफेक्टेड है तो इसका मतलब वो ऑटोजोमल है। लेकिन अगर बॉयज़ ज़्यादा अफेक्टेड हैं, लड़कियाँ कम हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि वो आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस आपका एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमारी आईज में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कोन सेल्स और एक होते हैं आपके रोड सेल्स। जो कोन सेल्स होते हैं वो हमें कलर में डिफरेंस बताने में हेल्प करते हैं। तो जिस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके अंदर ये रेड या ग्रीन कलर के जो कोन हैं उनमें डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम जो पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम है उस पर जो जीन्स पाई जाती हैं उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाती है। और इसकी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई सेक्स लिंक्ड डिजीज है तो उसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि वो मेल्स को अफेक्ट करेगी। तो मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना 8% है, जबकि फीमेल्स में सिर्फ 0.4% है, क्योंकि जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है। मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है लेकिन फीमेल के पास 2 है। तो अगर कोई लेडी है जिसके पास वो जीन है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है तो उसके 50% चांस होंगे कि वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। इट मीन्स कि उस लेडी का जो बेटा होगा 50% उसके जो लड़के हैं उनमें ये होने के चांसेस हैं। और जो माँ है मतलब जो लेडी है ना तो वो खुद कलर ब्लाइंड है क्योंकि ये जीन रिसेसिव होती है, तो इसका मतलब अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो दूसरी नॉर्मल जीन है वो उसके इफेक्ट को
खत्म कर देगी और साथ ही साथ उसकी जो बेटी है वो भी कलर ब्लाइंड नहीं होगी। बेटी सिर्फ कलर ब्लाइंड तभी होगी जब वो माँ खुद कैरियर हो, यानी कि हेट्रोजाइगस, और उसके फादर जो है कलर ब्लाइंड हो। इट मीन्स क्या है कि सपोज करो आपको पता है कि फीमेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स। अगर मान लो इसमें से एक एक्स अफेक्टेड है तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स अफेक्टेड है। तो अगर ये लेडी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इसका मतलब ये कैरियर है। तो जब तक ये कैरियर है इसको खुद भी बीमारी नहीं होगी, इसकी बेटी को भी बीमारी नहीं होगी। अगर इसके किसी नॉर्मल आदमी से शादी हो जाती है तो उसमें सिर्फ ये चांस रहेगा कि इसके जो 50% बेटे हैं वो अफेक्टेड होंगे, जो इसकी डॉटर है उनमें ये डिजीज़ नहीं होगी। अगर ये डिजीज़ इसकी बेटियों में भी हो तो तब ये होगा कि इसके जो फादर हैं वो भी यहाँ पर अफेक्टेड होने चाहिए। तो इसलिए ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हीमोफीलिया। ये भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, जो अभी हमने पढ़ी थी वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। बार बार बच्चों में इस पॉइंट पे क्यों जोर दे रही हूँ, क्योंकि पेपर में जनरली एमसीक्यू में या नॉर्मली ये जरूर पूछा जाता है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जाम्पल दो, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जाम्पल दो। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है एटलीस्ट जो डिजीज आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि कौन सी डिजीज किस टाइप का डिसऑर्डर है। तो जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस थी वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव थी, और जो हीमोफीलिया दैट इज अगेन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसमें भी क्या होगा, जो फीमेल है वो कैरियर होगी, वो अनअफेक्टेड यानी कि उसको बीमारी नहीं है, और वो अपने मेल प्रोजेनी यानी कि जो सन बनेंगे उनके अंदर ये डिजीज दे सकती है। इस बीमारी में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि खून को जमाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें अगर उनमें से किसी एक सिंगल प्रोटीन को भी म्यूटेट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो ये डिजीज हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी पर्सन को छोटी सी भी चोट लग जाए तो उसमें से लगातार खून बहता रहेगा, वो खून जमता नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस है यानी कि वो कैरियर है, तो उसके अंदर खुद तो ये बीमारी होगी नहीं, बट वो इस बीमारी को अपने लड़कों में ट्रांसमिट कर सकती है। और वो फीमेल सिर्फ तभी हीमोफिलिक होगी अगर उसकी जो खुद की मदर है वो भी कैरियर हो और जो उसका फादर है वो भी हीमोफिलिक हो। जैसा कि हमने पहले वाले में देखा कि मतलब लड़कियों में या लेडीज में ये बीमारी सिर्फ तभी होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर उनके फादर भी अफेक्टेड हो और उनकी मदर कैरियर हो। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी बॉय को हीमोफीलिया है तो वो जिंदा ही नहीं रहता, मतलब सरवाइव ही नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो आगे फादर तो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए ये सिर्फ एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है क्वीन विक्टोरिया, जो कि एक रानी थी। उसके बहुत सारे जो आप कह सकते हो जनरेशन्स थी वो हीमोफीलियक ही थी, क्योंकि वो जो क्वीन थी वो खुद इस डिजीज की कैरियर थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तब जा सकता है जब दोनों ही पार्टनर्स यहाँ पे जीन के कैरियर हो, मतलब कि अगर दोनों ही मेल और फीमेल हेट्रोजाइगस है तब ये बीमारी हो सकती है। इसको कंट्रोल करने वाले जो एलील है वो है HbA और HbS। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल अगर कोई पर्सन है, मतलब अगर उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, उसके सेल्स नॉर्मल है, तो उसको हम HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उसकी जो सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड यानी कि रिंकल्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो उसको हम HbS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं उसमें क्या है, या तो किसी के RBC में दोनों ही HB यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल हो, तो नॉर्मल वाले को हम AA से रिप्रेजेंट करेंगे, या ये हो सकता है एक पे A हो और एक पे S हो यानी कि हेट्रोजाइगस हो, या ये हो सकता है कि दोनों ही ऐसे यानी कि होमोजाइगस हो। तो ये 3 यहाँ पे जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी के अंदर होमोजाइगस कंडीशन में ये प्रेजेंट होगा यानी कि दोनों ही HbS एलील होंगे तभी डिजीज होगी, क्योंकि रिसेसिव है। रिसेसिव आपको पता है सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होती है। अगर हेट्रोजाइगस होगी तो वो सिर्फ डिजीज को कैरी करेंगे, उनमें खुद ये डिजीज नहीं होगी, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो आगे प्रोजेनी में जा सकता है। और सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि नॉर्मली जो बीटा ग्लोबिन चेन है, जब हम आपने ध्यान हो हमने जब
11th में बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर किया था, उसमें हमने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो उसमें एक बीटा ग्लोबिन चेन थी, उस बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एमिनो एसिड आ जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। एमिनो एसिड बदलने की वजह से क्या हो जाता है, वो म्यूटेट हो जाता है, बदल जाता है, और उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की टेंशन रिड्यूस हो जाती है, उसका जो कोडोन है वो भी बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो ये बच्चों आपने हर एक ट्रेट का ध्यान रखना है। पहले जो 2 हमने किए थे वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव थे, उसके बाद हमने जो किया वो ऑटोजोमल रिसेसिव है। अब जो हम कर रहे हैं वो भी आपका ऑटोजोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होगा, जिस पर्सन को ये बीमारी होती है उसमें वो एंजाइम नहीं होता जो फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, और टायरोसिन ना बनने की वजह से जो फिनाइल एलेनाइन है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। उसकी वजह से उसका जो ब्रेन है वो रिटार्ड हो जाता है, और साथ ही साथ जो किडनी है वो भी उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो बहुत सारे अमाउंट यूरिन में निकल जाता है। तो मेनली जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है या जो लास्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज थैलेसीमिया। ये भी एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर आपकी 5-6 डिजीजेस की हैं उसमें से 2 आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव थी, और अब हम जो कर रहे हैं वो ऑटोजोमल रिसेसिव है। ये भी एक ब्लड डिजीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। इसमें भी क्या है, दोनों ही पार्टनर्स अगर हेट्रोजाइगस हैं यानी कि कैरियर है तो ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, या तो म्यूटेशन हो जाती है या डिलीशन हो जाता है किसी जीन का। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आपको पता है 2 चेन चाहिए, अल्फा और बीटा। तो उनमें से एक भी चेन जो है अगर उसकी बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए, यानी कि एक चेन बने ही ना या डिलीट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज हो सकती है। क्योंकि वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, उसमें म्यूटेशन होगी, तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो नॉर्मल ना बन के अब नॉर्मल बनेंगे। उसकी वजह से एनीमिया यानी कि ब्लड कम हो सकता है, आरबीसी घट सकते हैं। थैलेसीमिया जो है 2 तरीके का हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया यानी कि जिसमें अल्फा चेन जो है वो अफेक्टेड होगी, और बीटा थैलेसीमिया जिसमें बीटा चेन अफेक्टेड होगी। यहाँ पे जो थैलेसीमिया इसको 2 जीन कंट्रोल करती हैं, HbA1 और HbA2, और ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाई जाती है। तो अगर आपको पता है अगर एक क्रोमोसोम पे है तो उसी के होमोलोगस पे भी होगी, तो इसका मतलब टोटल 4 लोकेशंस होगी, 4 जीन्स होंगी। तो इन 4 जीन्स में से अगर एक या एक से ज्यादा जीन जो है उसमें बदलाव आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो ये डिजीज हो सकती है। जितनी ज्यादा 4 में से जीन्स अफेक्टेड होंगी उतने ही वहाँ पे अल्फा ग्लोबिन के कम मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जो बीटा थैलेसीमिया उसको सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करती है, दैट इज सिंगल HBB, जो कि क्रोमोसोम 11 पे पाई जाती है। उसमें भी यही है, अगर वही जीन इफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से वो डिजीज हो सकती है। अब जैसा कि हमने देखा सिकल सेल एनीमिया जो है उसमें भी ग्लोबिन चेन के अंदर जो एमिनो एसिड था वो बदल गया था, और थैलेसीमिया में हमने देखा कि जो आपके जीन्स हैं वो अफेक्टेड हो गई। तो दोनों डिजीज में फर्क क्या है कि जो आपका थैलेसीमिया है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम यानी कि उसमें क्वांटिटी मात्रा कम बन रही है, यानी कि जितने ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए उतने मॉलिक्यूल्स ना बन के उससे कम मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें ग्लोबिन तो बन रहे हैं लेकिन वो अच्छे नहीं बन रहे, करेक्ट नहीं बन रहे, इस वजह से उनकी फंक्शनिंग कम है। मतलब दोनों में ग्लोबिन है पर उसमें ग्लोबिन की संख्या कम हो गई क्योंकि वो वाली जीन्स अफेक्ट हुई, और सिकल सेल एनीमिया में अमीनो एसिड बदलने की वजह से ग्लोबिन तो बनेगा पर वो डिफेक्टेड बनेगा। तो ये दोनों ही ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। तो जितने भी बच्चों आपको एनसीईआरटी में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं आपको उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि वो डिसऑर्डर किस टाइप का है, ऑटोजोमल है, रिसेसिव है, लिंक्ड है या डोमिनेंट है। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि उस बीमारी में होता क्या है या ज़्यादा वो किस सेक्स को अफेक्ट करती है। तो वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होंगे वो ज़्यादातर मेल्स को अफेक्ट करती है, और जो ऑटोजोमल लिंक्ड होते हैं उनमें संभावना रहती है कि वो मेल और फीमेल को इक्वली ही अफेक्ट करते हैं। और जो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है उनमें आपने ये भी देखा होगा कि अगर वो रिसेसिव है तो वो तभी डिजीज करेगा अगर उसमें फादर और मदर दोनों ही कैरियर हो यानी कि हेट्रोजाइगस हो।